गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम शुरू करते हैं बच्चों। देखो रूपक अलंकार, ठीक है। यथार्थ हम शुरू करते हैं बेटा रूपक अलंकार। रूपक शब्द का अर्थ होता है एकता, वस्तुओं के बीच अभिन्नता। अभिन्नता यानी कि एक समान, सारे जो एक समान, वो होता है रूपक, ठीक है। हाँ, तो इसको स्पष्ट करना रूपक अलंकार का मुख्य कारण, अभिन्नता को स्पष्ट करना रूपक अलंकार का मुख्य गुण है। यह एक अर्थालंकार है जिसमें पूर्ण साम्य होने के कारण प्रस्तुत में अप्रस्तुत का आरोपण कर अभेद की स्थिति को स्पष्ट किया जाता है। जहाँ उपमेय और उपमान में भेद समान हो जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं रहता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नगरी। तो इस काव्यांश में अंबर आकाश में, पनघट तारा में, घट यानी कि कुंभ तथा उषा प्रातः में नगरी की अभिन्नता को प्रस्तुत किया गया है। मतलब सबको एक समान मान लिया गया है। तारों से भरे आकाश को, पानी से भरे हुए घड़े को, और जो उषा से भरी नगरी को, उषा यानी कि जो प्रातः की सुबह है, तो उन सबको एक रूप मान लिया गया है, ठीक है। ऐसा लग रहा है मानो अंबर जो है, आकाश में जो है क्या है, तारा घट उषा नगरी, तारों का जो घड़ा है, तारों से जो भरा हुआ घड़ा ऐसा लग रहा है। बहुत सारी चीजें जो इसमें हैं वो क्या है, एक समान मान ली गई है। उसको प्रस्तुत में अप्रस्तुत पता नहीं चल रहा है कि किसको क्या कहा गया है, सबको एक समान मान लिया गया है, ठीक है। हेलो, नेक्स्ट देखो, राम नाम मणिदीप धरु जिह में देहरी द्वार। इस काव्य पंक्ति में राम में मनदीप तथा जिह में देहरी का आरोपण है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास देखो, नेक्स्ट आता है उत्प्रेक्ष्य अलंकार। अब उत्प्रेक्ष्य अलंकार क्या है? उत्प्रेक्ष्य का अर्थ है किसी वस्तु के संभावित रूप की अपेक्षा करना, उपेक्षा करना, वहाँ उत्प्रेक्ष्य अलंकार होता है। उत्प्रेक्ष्य का एक अर्थालंकार, उत्प्रेक्ष्य एक अर्थालंकार है, ये नहीं है, यहाँ कहानी है। यह विलक्षण कल्पना के रूप में काव्य को विशिष्टता प्रदान करता है। अर्थ को चमत्कारपूर्ण तथा आकर्षक बनाने के लिए उत्प्रेक्ष्य का प्रयोग काव्य में किया जाता है, ठीक है। उत्प्रेक्ष्य अलंकार में मानो, जानो, जनु, मनु इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। अब देखो जिस काव्य पंक्तियों में मानो, जानो, जनु, मनु ये शब्द होते हैं, वहाँ उत्प्रेक्ष्य अलंकार होता है। मानो ऐसा हो गया, जानो ऐसा हुआ, ठीक है। तो फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। जनु, यहाँ जनु शब्द का प्रयोग हुआ है। एक काव्य पंक्तियाँ हैं कि कवि कह रहा है मानो कास के फूल ऐसे छा गए हैं जैसे कि वर्षा ऋतु अब बुढ़ा गई है या समाप्ति की ओर है। जानो, ठीक है। संदेह जहाँ होता है, मानो, जानो, वहाँ उत्प्रेक्ष्य अलंकार होता है। तो इस काव्य में कास के फूल उपमेय में वर्षा ऋतु के बुढ़ापा यानी कि उपमान की संभावना प्रस्तुत की गई है। यहाँ कास के फूल प्रस्तुत तथा वर्षा का बुढ़ापा अप्रस्तुत के रूप में है। प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना प्रकट की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्ष्य अलंकार है। जैसे, ठीक है, ठीक है, ये दोबारा से लिख दिया है यहाँ पे, इसकी ज़रूरत नहीं है। आगे देखो बच्चों, विनय सुख नासा काधर ध्यान, बन गए पुष्प पलाश अराल। इस काव्य में पलाश के फूल उपमेय में नायिका की नासिका उपमान की संभावना व्यक्त की गई है। विनय सुख नासा काधर ध्यान, ऐसा लग रहा है कि जो नायिका है उसकी
जो नाक है वो ऐसी लग रही है जैसे कि तोते के समान है। बन गए पुष्प पलाश अराल, और पुष्प के जो पलाश के पुष्प होते हैं वो तोते की चोंच के समान होते हैं, ऐसा लग रहा, और इतने सुंदर होते हैं, ऐसा लग रहा है मानो नायिका ने जो है तोते की चोंच को धारण कर लिया होगा। तो यहाँ मानो आएगा, तो यहाँ क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब उपमा एवं उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या अंतर है, देखो। उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान में समानता निश्चय पूर्वक प्रकट की जाती है। जैसे मुख चंद्रमा के समान है, चरण कमल के समान है। इन वाक्यों में मुख तथा चंद्रमा चरण कमल में समानता निश्चय पूर्वक प्रकट की जाती है। यह समानता समान गुण धर्म के आधार पर प्रकट की जाती है। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय और उपमान में समानता की संभावना मात्र प्रकट की जाती है। ठीक है। उपमा में जो है समान मान लिया जाता है, जैसे कि चंद्रमा के समान मुख। लेकिन उत्प्रेक्षा में क्या माना जाता है, संभावना प्रकट की जाती है कि मानो ऐसा, मानो चंद्रमा के समान मुख हो। ठीक है। सीता का मुख चंद्र, ये उपमा अलंकार होगा कि सीता का जो मुख है वो चंद्र जैसा है, चंद्र के समान है। लेकिन अगर हम कहेंगे सीता का मुख मानो चंद्र के समान है, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार आ जाएगा, वहाँ संभावना प्रकट की जाती है। मुख मानो चंद्रमा है, मानो चरण मानो कमल है, मानो जहाँ शब्द आ जाता है वहाँ पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है। उपमेय और रूपक में अंतर देखो। उपमेय और रूपक अलंकार, उपमा और रूपक अलंकार में क्या अंतर होता है। उपमा में तुम्हें पता है समानता की जाती है, किंतु रूपक अलंकार में उपमेय तथा उपमान में अभिन्नता स्थापित की जाती है। उपमेय और उपमान जो होते हैं उनको एक ही मान लिया जाता है, अलग अलग नहीं माना जाता है, उनको समान मान लिया जाता है। जैसे उपमा अलंकार में मुख को चंद्रमा के समान माना जाता है, जबकि रूपक अलंकार में मुख को ही चंद्रमा कहा जाता है। ठीक है। जैसे कि उपमा अलंकार में मुख को चंद्रमा के समान कहा जाता है, लेकिन रूपक अलंकार में क्या होता है, मुख को ही चंद्रमा मान लिया जाता है। ठीक है। ऐसे ही अतिशयोक्ति अलंकार देखो। जब किसी की अत्यंत प्रशंसा करते हुए कोई बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर अर्थात लोक सीमा से का उल्लंघन करके कही जाए, तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार उपस्थित होता है। ठीक है। जहाँ बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। वह सर उधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। यहाँ क्या कहा गया है, जैसे ही जो अर्जुन ने अपना धनुष था, गांडीव जो धनुष था उसका, उन्होंने जैसे ही उसमें तीर में कमानी में चढ़ाई, वैसे ही कि तीर निकला भी नहीं था कि जयद्रथ का जो सर था वो धड़ से अलग हो गया। तो यहाँ पर क्या है, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। एक और उदाहरण इसका देखिए, वो चेतक वाला एक और उदाहरण है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि चेतक का महाराणा प्रताप और उनके घोड़े का एक उदाहरण है। राणा ने सोचा उस पार, तब तक चेतक था राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी कि एक समुद्र को पार करना था, एक नदी को पार करना था, और महाराणा सोच ही रहे थे कि नदी को कैसे पार कर सकते हैं। माना कि चेतक जो था, उनका जो घोड़ा था वो बहुत ही तेज तर्रार था, बहुत ही फुर्तीला था। लेकिन ये संभव थोड़ी है कि यहाँ राणा प्रताप सोच रहे हैं कि उस पार कैसे चढ़ा जाए, तब तक उनको पता भी नहीं चला कि उनका घोड़े ने जो है समुद्र जो है कैसे पार कर लिया। तो यहाँ पर क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए जहाँ पर, वहाँ पर क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ऐसे ही देखिए, यहाँ धनुष से बाण आया हुआ नहीं, यहाँ धनुष से बाण आगे हुआ नहीं कि जयद्रथ का सिर कटकर धड़ से अलग हो गया, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है। तो ऐसे ही अगला देखो, पांचवा अलंकार, लास्ट अलंकार जो है आपका, वो है मानवीकरण अलंकार। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हर कविता में, अधिकांश कविताओं में ये मानवीकरण अलंकार होता है, जहाँ जड़ वस्तुओं अर्थात प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। यह एक अर्थालंकार है। जैसे देखो, फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब हंसता कौन है, मनुष्य हंसता है, मानव को ये
प्रकृति का वरदान है कि वो हंसना रोना भाव जो है वो मनुष्य के द्वारा जागृत होते हैं। ये मानवीय हाव भाव हैं, मानवीय चेष्टाएं हैं। तो यहाँ क्या है, कविता में फूलों को हंसना और कलियों को मुस्काना बताया है। तो ये मानवीय चेष्टाओं का यहाँ आरोपण हुआ है। तो यहाँ क्या है, मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, हनुमान की पूंछ में वो अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार का एक उदाहरण और है कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। कि हनुमान की पूंछ में अभी तक आग भी नहीं लगी थी, तब तक जो है सारी लंका जल गई और जो निशाचर थे वो भाग गए। ठीक है, अभी अभी सर यहाँ पे बैठे हैं तो इन्होंने अभी एक कराया। ऐसी मानवीकरण अलंकार था। इस काव्यांश में फूलों का हंसना, कलियों का मुस्काना मानवीय चेष्टाएं हैं, अर्थात यहाँ फूलों की तुलना मानव से कर दी गई है। ठीक है, तो ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का सा हो बसंत। अब कुरुक्षेत्र से कहा गया है कि तुम बतलाओ कि वीरों का कैसा बसंत हो। ठीक है, अब क्या कुरुक्षेत्र बता पाएगा? ये तो मनुष्य की चेष्टाएं हैं, मनुष्य की हाव भाव। तो इस काव्यांश में कुरुक्षेत्र को जो है मानवीय क्रिया जगाने के लिए प्रेरित करके उसका मानवीकरण अलंकार किया गया है। अंडरस्टैंड?